तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पार्ट्स जो है, अभी तक जो हम लोग 3 पार्ट्स जो कवर किए थे उसमें हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें सीखे थे। आज का लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चरों में आएगा, क्योंकि आज हम लोग वो चीज़ें सीखेंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है। और हम लोग आज मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स के हम बहुत ब्रॉड सेक्शन में ना जाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखाकर और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चूँकि इसमें आज हम लोग थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे। और आपको बता दें, ये आज के लेक्चर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को लाने में मदद करेगा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल यहाँ से आता है। चलिए आज के क्वेश्चन को आप बड़ी गौर से पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है कि बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन के बाद अगला जो फंक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। क्या नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक फंक्शन? कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन वह होता है कि जिसमें जितने भी वेरिएबल हो, मतलब ऐसे फंक्शन या ऐसे कंपोनेंट्स जो सिस्टम को पूर्ण रूप से तहस नहस, मतलब कि बोलते हैं ना छितिर बितिर, या आप अगर शुद्ध हिंदी तहस नहस अंग्रेजी में अगर हम इसे बोले तो पूर्ण रूप से ये क्या करता है कि इसके स्टेट में परिवर्तन, वर्क में चेंजिंग ला देना। ठीक है, तो अगर इनके पूरे सिस्टम में परिवर्तन लाने की जो क्षमता होता है, वो सारे फंक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, जो भी सिस्टम है उन सिस्टम में अचानक से परिवर्तन ला दे, ठीक है, वो हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ये सिस्टम को क्या करते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। सिस्टम की कभी भी पूरे क्रियाकलाप में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। लिख लीजिए, द कॉमन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर sufficient for describing the property of any system. However, the result obtained by multiplication, या ऐसे लिखो मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन of variable provide us some quite new expression. With the help of these expressions, we are able to define the new functions much more easily. ठीक है, कुछ हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को बताते हैं। जैसे में हम आपको कुछ नेम लेते हैं, नेम। ठीक है, जैसे में इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम आगे जहां भी कैपिटल ई लिखेंगे वो समझ लेना है इंटरनल एनर्जी है। ये है हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होता है कि जो चेंजिंग एनर्जी जो होता है, हीट और वर्क डन में जो एनर्जी चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मतलब कि अगर इसका हम डेफिनेशन कहें, इसका हम अगर डेफिनेशन बताएं तो क्या होता है, जो चेंज इन एनर्जी हो, ध्यान रखें, जो लिटिल बिट जो एनर्जी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होता है, उसमें जो हीट और जो एनर्जी का डिफरेंस माने dq माइनस dw, ये होता है हमारा इंटरनल एनर्जी। डी फॉर क्या, इंस्टेंट स्मॉल, यानी जितनी भी बातें हम लोग करेंगे डिफरेंशियल टर्म में, मतलब डी चेंजिंग जो होती है वो बात आती है।
ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बाद आता है हमारे पास इंथैल्पी। इसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हम आगे कभी भी ये नाम नहीं बोलेंगे, हम ई एच ये सारे टर्म हम यूज करेंगे। ठीक है। ये एच बराबर जो होता है एनर्जी और साथ में क्या, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है। E इक्वल टू एच प्लस पी भी। एंथैल्पी के बाद आता है इंट्रोपी। ठीक है। एंट्रोपी को हम लोग कैपिटल एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डी एस इज इक्वल टू होता है डी क्यू, ध्यान रखेंगे प्रोसेस रिवर्सेबल होता है, अपॉन में क्या, टी। हीट में जो परिवर्तन होता है टाइम के साथ उसे करते हैं हम लोग क्या, एंट्रोपी। ठीक है। इसके बाद आता है आपको गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी बराबर इस इक्वेशन ही होता है एच माइनस टी एस। एच एंथैल्पी, टी फॉर टेम्परेचर और एस फॉर एंट्रोपी। ठीक है। इस इक्वेशन को ही याद कर लेना। उसके बाद होता है वर्क फंक्शन। क्या नाम आता है इसके बाद, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का एक नाम होता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है। ये इक्वेशन जो होता है ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस टी एस। ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी में माइनस करते हैं तो हम लोग करते हैं वर्क फंक्शन, और जहां पर हमें गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है, एंथैल्पी को हम लोग माइनस एंथैल्पी का हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है। और एक आता है केमिकल पोटेंशियल। क्या टर्म आता है, थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं, चलो नाम फंक्शन सब मिटा देते हैं। क्या नाम बोले थे हम लोग, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू जो होता है, म्यू इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में डेल एन इन इंटरनल। ये हम चूंकि पढ़ चुके हैं केमिकल पोटेंशियल, पिछले एक लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। केमिकल पोटेंशियल चूंकि लेक्चर में तो नहीं पढ़े, केमिकल पोटेंशियल का आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो आप सीख सकते हैं कहां से, सॉल्यूशन नामक चैप्टर से। सॉल्यूशन हम पढ़ाए हैं थर्ड ईयर वालों को, उसमें आपको केमिकल पोटेंशियल की बहुत यूज मिलेगा। ठीक है। जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, इससे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल होता है N1 इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से केमिकल पोटेंशियल का पूरा इक्वेशन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है, एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़े ना, सीपी और सीवी। सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी जो सीवी हम लोग पढ़ते हैं, वो जो होता है सीवी इज इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी। सीवी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में डेल टी। ठीक है। एनर्जी को रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के, और यहीं से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर जहां आता है जिसको हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, सीपी से, तो डेल एच अपॉन में डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार होता है। ठीक है। आप चलिए इसको बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसके बाद कुछ अदर स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। ध्यान डालिए, अदर स्टेट फंक्शन। अब देखो, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, तो एक काम करो, लिखो हैंडल अदर स्टेट फंक्शन। देखिए, थर्मोडायनेमिक फंक्शन आर स्टेट फंक्शंस which are depends upon initial and final state of the function, which are depend upon initial and final state of the function। ठीक है।
तो क्वेश्चन आता है कि इनिशियल, ध्यान रखेंगे स्टेट फंक्शन वही होता है खास करके जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। ठीक, अगर प्रेशर को देखो परिवर्तन होता है, टेम्परेचर, क्वेश्चन आता है क्या वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं। हम पिछले क्लास में इसी बात को हम छोड़े थे कि हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो आपको बताएं वर्क डन एक स्टेट फंक्शन के रूप में काम नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अगर जो सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया, मतलब अगर हम उसको पुश करेंगे तो वर्क डन होगा, पुश नहीं करेंगे तो वर्क डन नहीं होगा। क्या उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, सपोज करो ये पेन है, इसका हम टेम्परेचर, अगर इन कमरे का टेम्परेचर मान लो जैसे 27 डिग्री है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाकर हम 30 डिग्री कर दें तो क्या ये पेन पिघल जाएगा? नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक इस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये पार्टिकल्स की पोजीशन में परिवर्तन नहीं होगा। तो कहा कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए खास करके ये वर्क डन जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। हम इसका रीजन, वास्तविक रीजन क्या होता है, लॉजिस्टिक रीजन क्या होता है, पहले लिखवा देते हैं उसको। ठीक है, नीचे लिखिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम and energy are state functions, but work done या work W लिखो, work is not a state function because work done is a given change of a state depend upon manner in which the change is brought about। वर्क डन क्या करता है, वो हम किस मैनर में फोर्स लगा रहे हैं ये डिपेंड करेगा, हमारा एक्टिविटी के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मैनर में काम कर रहे हैं। और जो मैनर पे डिपेंड कर गया वो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। टेम्परेचर आपसे पूछ के नहीं लगे किस तरह से लगाएं, पर वर्क डन हम जो करेंगे, हम इस मार्कर को ऐसे भी धक्का दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर की बात होगा तो टेम्परेचर हर सिस्टम पर अपने हिसाब से काम करेगा। तो जो हमारे मैनर पर डिपेंड कर जाता है, वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क जो होता है, क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्क डन जो हम लोग करते हैं, हमारे जो चेंजिंग हम उसमें करते हैं वो हमारे मैनर पर डिपेंड करता है, हम किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए वर्क डन कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होता। इस लाइन को बड़े इंपॉर्टेंट से मार्क कर लीजिएगा। नीचे लिखिए heat is also not a state function because absorbed heat is only depend upon path of the system। absorbed heat only depend upon path of the system, but internal energy is a state function। internal energy is a state function because the energy is initial change upon because the change in internal energy depends upon a state of the system। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्यों, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। डेल आप देखे थे ई बराबर क्या था, उसके एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। इनिशियल एंड इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि सिस्टम के एनर्जी के चेंजेज हम लोग पढ़ते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन हीट जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस मात्रा में हम किस तरह से उसकी हीटिंग सिस्टम को काम करा रहे हैं। ठीक, हम ये दो चीजें हम सीख लिए, हीट और वर्क डन। वर्क दो स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, हीट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे मैनर पे डिपेंड करता है,
वर्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्क डन हमारे मैनर पे डिपेंड करता है। और हीट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह हीट जो होता है वह पाथ सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसीलिए वह क्या होता है, स्टेट फंक्शन में नहीं कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेट फंक्शन। उसमें सबसे पहला लिखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जैक्ट, EXECT सॉरी स्पेलिंग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, क्या है एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल? देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल होता है, ठीक है, जिसके को हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक लिमिट मात्रा में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पढ़े ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो अगर जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक फाइनाइट डिफरेंस में, इसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट। तो लिखो पहले द एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल is one which integrates to a definite difference, integrates, क्या लिखे, an exact differential is one which integrates to a finite difference। एक लिमिट में यानी फाइनाइट डिफरेंस में उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिखो द डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी, डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी du इज अ, कैपिटल यू होता है, इज एन, नॉट अ, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। चलिए लिखिए द डिफरेंशियल ऑफ हीट एंड वर्क, differential of heat and work are inexact differential देखो exact differential can be integrated between, exact differential can be integrated between appropriate limits। आगे पढ़े होंगे ना, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू इनफाइनाइट तक, या x इक्वल टू 5 तक, एक एप्रोप्रिएट लिमिट्स में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जहां लिमिट की बात होती है वह इंटीग्रेशन की बात आती है। हम आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखाएंगे आपको, ठीक है। ऐसा तो हम लोग हैं MBBS डॉक्टर, मैथमेटिक्स तो हम लोग की बहुत अच्छी होती है, आपको भी पता है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं होती जिसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़े हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग को आसानी से जितना हम आपको बता दें, आपको पहले और आज भी बता दें और आगे बताते जाएंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में बायो और मैथ्स दोनों के बच्चे होते हैं। मैथ्स वालों को बड़े मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, बायो वाले बच्चे उतने आराम से रोते हैं। इसलिए हम जो भी आपको पढ़ाएंगे हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारे साथ साथ हमारे बायो के बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम मैथमेटिक्स का उतना ही कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे जितना बायो के बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। बायो वाले परेशान मत होना, मैथमेटिक्स वाले को फूलने दो, बाद में जब बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है ना तो मैथमेटिक्स वाले बैठ कर रोते हैं और बायोलॉजी वाले बैठ के फूलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात पर। तो क्या लिखे, एप्रोप्रिएट लिमिट्स, दिस कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ, एप्रोप्रिएट लिमिट के केस इंजेक्ट में नहीं आता है, दिस कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। हो गया।
नीचे लिखिए द अनडाइमेंशनल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ the undimensional important property of the exact differential is widely used in thermodynamics ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है लेट, देखो बेटा, लेट साई, या तो तुम थीटा पढ़ लो या साई पढ़ो, बात दोनों में आप, ये नहीं कि साई थीटा की इक्वल होता है, आप चाहो तो थीटा लेके पढ़ो या तो आप साई लेके पढ़ो, दोनों लेके पढ़ सकते हो, हम साई लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साई हमारे पास मान लो एक फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्स वाई का एक फंक्शन है, ठीक। तो अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखेंगे एक एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, एक वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है, एक डी फाई, अगर x को लेके चलोगे तो उसको y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या अगर हम dx लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे किसका रिस्पेक्ट में y, तो यहाँ क्या लिखेंगे dx, और प्लस अगर y में लेके चलेंगे तो डी फाई या डेल फाई अपॉन में क्या, अब यहाँ पर डेल y, तो क्या होगा यहाँ पर x और यहाँ पे क्या होगा डेल, आई बात समझ में, ठीक। अगर हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वाई जो dx है, इसको हम इतने को, ध्यान रखेंगे इतने को, और एक हम छोटा सा फंक्शन मान लें m, क्या मान लें m, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में x और y, तो ये क्या हो गया dx, और प्लस इसको हम मान लेते हैं एक और m, अगर मान ले, सॉरी क्योंकि अलग अलग है तो इसको क्या मान लें हम n मान लें, तो क्या मिलेगा हमको x और y, और यहां क्या मिलेगा dy, तो यहां से हमको मिल गया डी फाई इज इक्वल टू ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। जहां पर एम एक्स वाई जो हम लोग को पढ़े हैं बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जहां पर हम लोग क्या है, ये आपका एम एक्स वाई जो है आपका एम एक्स वाई डी एक्स किसके बराबर है, डी फाई अपॉन डी एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, डी फाई अपॉन या डेल फाई अपॉन डेल एक्स किसके बराबर, वाई के बराबर, और एन एक्स वाई जो है इनटू ये किसके बराबर है, डी वाई इज इक्वल टू किसका है, यहाँ पर डेल फाई एक्स एक्स वाई, अब इसको हटा दीजिए तो इतना के, और ये कितना बराबर होगा डी फाई अपॉन डी एल वाई इंटू एक्स, ठीक है। यही आगे चलकर एक बड़े अच्छे तरीके से इक्वेशन निकल कर आता है, ठीक। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन तो हम लोग को मिल गया, यदि हम एग्जैक्ट डायमेंशन देखें, क्या करें, अब जो डी फाई अपॉन डेल एक्स इंटू वाई है, ठीक, तो अब इसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लेकर आए तो हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट, थोड़ा सा मिटाते हैं हम इसको ऊपर से, इफ डी फाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ध्यान रखेंगे इफ डेल फाई इज एग्जैक्ट, ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो यहां से एक इक्वेशन क्या बनकर आएगा, डेल एम, एम की जगह पर हम आगे भी बताएंगे आपको, चिंता मत करिएगा, जहां जहां आप एम ले रहे हो, ठीक है, अभी हम आपको सिखाएंगे जहां आप कोई भी इक्वेशन को उठाकर रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर डेल एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, तो यहां पे क्या आएगा एक्स, और यही क्या डेल एन अपॉन में डेल एक्स, ये किसके होगा यहाँ पर वाई के बराबर होगा, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई एक्स और इक्वल टू क्या डेल एन अपॉन में डेल एक्स किसके वाई के बराबर। अब देखो यहां पे जो डेल एम है डेल एक्स है, अब इस एम को, एम बराबर क्या है, ये एम क्या था, एम एक्स वाई जो है
आपका डी एम एक्स वाई है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन को यहां पे पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान रखना, डी एम जो है वो आपके लिए डी क्यू अपॉन डी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन को आप उठा के पुट करोगे तो जो फाइनल इक्वेशन हम लोग को मिलेगा वो निकल कर आता है। अब चूंकि फाइनल पे ज्यादा हम लोग को ध्यान रखना है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इक्वेशन जो मिलेगा कैसे निकालेंगे हम, देखो जो डेल एम एक्स अपॉन है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन जो हम लोग पहले बनाए थे वो इक्वेशन क्या था, अगर आपको पहले की इक्वेशन याद होगा तो डेल क्यू अपॉन में क्या था, एंड डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स और ये क्या था, वाई था, अभी हमने पढ़ा था पहले, और यहां पे क्या था डेल क्यू। तो यहां पे जब आप m के टर्म में रखोगे तो एक और क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन में क्या, ये डेल वाई, ये हटेगा तब, तो ये दोनों को जब आप लिखोगे तो क्या ले सकते हो, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स लिख सकते हो। तो इसी इक्वेशन को हम उसी तरह से अगर दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिखें डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स, और यहां पे क्या है, अगर दूसरे इक्वेशन को डेल क्यू अप डेल फाइव अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पे क्या एक्स, जब इसी को हम एक्स हटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल क्यू अपॉन में क्या डेल एक्स, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में डेल वाई और क्या डेल एक्स, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हम लोग के पास बन के तैयार आता है, ठीक है। तो इसके जगह पर डेल एम के जगह पर इसको और डेल एन के जगह पर इसको हम आसानी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। पता चल तुम क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो इसलिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में क्या डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स और इंटू क्या डेल वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार होता है। अब इसी इक्वेशन पर देखना हम बहुत सारी बातें भी प्रूफ करेंगे। नीचे लिखो, जहां जहां फाई है ध्यान रखिएगा, ये फाई को स्टेट फंक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो लिखो वेयर फाई कैन बी एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, योर फाई कैन बी एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, वो कौन कौन से हो, या तो इंटरनल एनर्जी हो या एंथैल्पी हो, गिब्स एनर्जी हो, इस सब को ले सकते हैं। लिख लो फंक्शन ब्रैकेट में ई एच, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, सबको, एंड एक्स वाई कैन बी एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ध्यान रखेंगे ये सारे स्टेट फंक्शन है, और एक्स वाई जो है सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। फंक्शन और वेरिएबल, वेरिएबल में कौन कौन सा होगा, या तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे होते हैं, ठीक है। आएगा समझ में। तो ये जो इक्वेशन मिला इसको आप लिख लो 3, और ये जो इक्वेशन है आपको इसको लिख लो आप 2। दूसरा इक्वेशन ये क्या लिख ले, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। और पहला इक्वेशन हम लोग क्या बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, पहला इक्वेशन हम लोग बनाए थे क्या, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको मिटाते हैं क्योंकि हमको तीनों इक्वेशन हमको लिखना है। तुम फटाफट पहला दूसरा तीसरा लिख देते हैं इक्वेशन। पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन क्या था, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई डेल एक्स और इजकल टू डेल स्क्वायर फाइव अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये है आपका तीसरा इक्वेशन। लिख लो द रिलेशन एक्सप्रेस बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड and first and third is called Euler theorem, EULERS,
Euler's theorem of externus, theorem of exactness, EXACTNES, exactness, Euler theorem of exactness, Euler theorem of exactness। ठीक है, अब चलो, अब हम जो कराने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बीएचयू का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, व्हेन, देखो, व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखो, व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर of 1 mole for a gas, 1 mole for a gas is given by the equation P plus AV square into V is equal to RT। चूंकि N RT होता है और N का मोल कितना है, 1 है, 1 मोल है, तो इसके लिए RT हो गया। RT, इसको हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन, किसको पढ़े हो ना, वंडरवाल गैस ऑफ इक्वेशन, RT। then prove that पहला क्वेश्चन, P is a state function, B में लिखिए dp is an exact function, ठीक है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉट फंक्शन, डिफरेंशियल। और सी लिखो डेल पी अपॉन में डेल टी इंटू वी, डेल टी अपॉन में डेल वी इंटू पी, और डेल वी अपॉन में डेल पी इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब हम भी बीएससी कर रहे थे उस समय भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में 17.5 नंबर का। ठीक है, 17.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और बड़े आराम से समझिएगा। ठीक, चलो हम यहां से एक एक करके शुरू करते हैं। कहते हैं कि यदि, उसमें सबसे पहला हमने कहा कि इफ डीपी इज क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। चलो इस बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इफ डेल पी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा, क्या होगा, डेल स्क्वायर पी, ध्यान रखिएगा, डेल स्क्वायर पी। अब इसमें दो वेरिएबल क्या हो गया, डेल वी इंटू डेल टी एक्स वाई, एक नीचे फंक्शन, दो वेरिएबल हमारे पास मिला। जो हमारे पास कांस्टेंट होता है फाई, हमने कांस्टेंट लिया, तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या होगा, डेल स्क्वायर पी अपॉन में क्या, डेल टी इंटू डेल वी एक्स वाई। हमने अभी इक्वेशन लिखा था ना, डेल स्क्वायर क्यू फाई, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में क्या, डेल एक्स डेल वाई, और डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या, डेल वाई इंटू डेल एक्स। उसी हिसाब से हम इक्वेशन को सजा देंगे। ठीक है, समझना एक एक करके। अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या था, इक्वेशन गिवन क्या था, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू क्या था, आर टी। ये इक्वेशन था हमारे पास, इक्वेशन क्या दिया हुआ था, आर टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ठीक, अब ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से अगर हम
बड़े गौर से समझिएगा हमारी बात को, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आएंगे तो भैया हम क्या कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो p प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन में भी, इसको भेजो उधर, तो p इज इक्वल टू ए अप, यहां से क्या होगा आर टी अपॉन में भी माइनस ए अपॉन में भी स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? इसे आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। अब आपको एक चीज हम सिखाने जा रहे हैं, एक डिफरेंशियल का एक रूल होता है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर x टू द पावर n हो, ध्यान रखना हम डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर x टू द पावर n हो, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी, ठीक है, तुम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो यहां पर पावर n होता है ना, थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं x टू द पावर n है यहाँ। ठीक है, क्या कर इधर लिखते, क्या इधर बना दे, चलो, अगर x टू द पावर n है, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जो n है ना, ये आ जाता है सामने, कहाँ आता है, आगे, और x टू द पावर जो n है वो n माइनस वन हो जाता है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। कोई भी डिफरेंशिएशन हो, जैसे मैं 3x स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना 3x स्क्वायर, आपने फिजिक्स पढ़ा है ना, कि फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू क्या 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और इसे कहते थे कि क्या करो, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करो। ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालो। तो क्या करते थे हम लोग सॉल्व करने के लिए, ये जो 3 है ये आएगा आगे, तो 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, हम हटा दे क्या, नंबर डिजिट हटा देते हैं, या आप चलो लिख दिए तो कोई, तो ये 3 पहले से था और इनटू ये 3 पावर आएगा आगे। ठीक है, आई बात समझ में? या आपको नंबर हटा के करें, जैसा आप कहिए वैसे कर देते हैं। ठीक है, आप नंबर हटा भी सकते हैं या नंबर नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपना पुराना 3 है और ये पहले, चलो हम हटा देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आप नंबर रख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, नंबर वाला भी रख देते हैं। कहोगे कि सर आप तो पक्का पक हल्ला कर दिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यह क्या आएगा, 3 आगे आएगा, 3 इंटू एक्स, अब यह क्या होगा 3 माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, और यहाँ क्या है, पावर में कुछ तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स और 1 माइनस 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है वो 0 होती है, हमेशा याद रखना वो 0 होता है। जहां कांस्टेंट हो गया हमारे पास, अगर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसको तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर उसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं मिलता है तो उसको हम सीधा कहते हैं तो भाग जाओ, तुम्हारे कोई काम नहीं है, 0 हो गए तो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 3x स्क्वायर 3 में से एक गया, प्लस 2x और प्लस क्या, यहां से कितना होगा देखो 1, और इंटू एक्स 0, 1 माइनस कितना 0, और x के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो यहां कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना, उस तरह से नीचे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 आगे आ गया, और x 3 माइनस 1, 2 इंटू 2 x 2 माइनस 1, और 2 इंटू 1 x 1 माइनस क्या 1, और ये कितना होता है 0। तो यहाँ कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, और ये क्या 0। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जिसका हमें टर्म डिफरेंशिएशन करने की बात करता है सिर्फ उसी को हम छुएंगे, बाकी जो चीजों को उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, जो उसका पावर है उसको आगे लेकर आते हैं, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का। अब बेटा देखो, यही रूल हम लोग को यहां आगे सीखना है, कैसे सीखना। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, आप घबराइएगा मत, क्योंकि थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर शुरू कर दिए तो इसको खत्म तो करना ही होगा, तो टॉपिक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है तो लिखना यहां पे बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू v, ध्यान रखेंगे, एट
कांस्टेंट टेम्परेचर टी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर टी को कांस्टेंट कर दिए। हमें डिफरेंशिएशन किस में करना है, सिर्फ वी का, टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। और जिसको कोई लेना देना उसको हम छूते ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसी तरह से। क्या करेंगे, छेड़ेंगे नहीं उसको, जैसा है उसी तरह से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, डेल, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन को उठा के लेकर आते हैं यहां। ठीक है, कि यही चला दे, चलो एक लाइन चला देते हैं। तो डेल पी अपॉन में किससे करना है, डेल वी। क्या करना है, पी विथ कांस्टेंट टेम्परेचर टी रेस्पेक्ट टू वी विथ कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू, अब ये आर टी है, ध्यान रखेंगे क्या है, ये आर टी है। जो आर टी हमको डिफ्रेंशिएट करना है, जो अब देखो ये भी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा समझो, ये आर टी है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, भी माइनस वन होगा, लिख सकते हैं भी माइनस वन। ठीक है, ये क्या हमारे पास होगा, ये भी माइनस वन लिख सकते हैं इसको। ठीक, और ये जो है हमारे पास माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं आर टी भी माइनस वन। क्यों, वन बाई भी है, जब ऊपर जाएगा तो ये भी के पावर माइनस वन हो जाता है। ठीक है, और अपन क्या, डेल भी और माइनस ए, उस वजह से ये भी स्क्वायर है। ठीक है, वन बाई भी स्क्वायर जाता है तो ऊपर कितना होता है, माइनस टू हो जाता है। ठीक है, हम आपको आसान करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे आप चाहेंगे तो नहीं भी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए भी माइनस टू अपॉन में डेल। ठीक, आप समझो यहां पे ये क्या लिखा है, यहां पे डेल पी अपॉन में डेल भी और इंटू टी। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, पावर जो है आगे आएगा, बताए ना, ये क्या है, भी माइनस वन है, ये आगे आएगा तो कितना, माइनस वन, और भी माइनस वन और माइनस वन होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n हो तो x टू दी पावर n इंटू एक्स n माइनस वन। तो यहाँ n क्या है, माइनस वन, v क्या है x, ये माइनस वन आगे आया और माइनस वन तो माइनस वन, और v के पावर कितना, माइनस टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस v के पावर माइनस टू लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर v टू द पावर माइनस टू है तो क्या लिखेंगे, माइनस टू इंटू वी टू द पावर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू वी के पावर माइनस थ्री। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा और इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, आर माइनस, ये आ गया माइनस, ठीक है, आर इंटू टी और वी के पावर कितना, माइनस टू, और माइनस माइनस टू भी के पावर माइनस थ्री। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप चाहो तो पुराने रूप में भी लिख सकते हो, क्या आएगा, डेल पी अपॉन में डेल भी और इंटू टी, ये कितना हो गया, माइनस आर टी, और भी के पावर माइनस टू नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो सकता है, और माइनस माइनस प्लस टू। एक मिनट, कुछ छूट रहा है हमारे पास, क्या है यहाँ पर ए था, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस ए माइनस टू भी माइनस थ्री, नीचे आया कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टू ए अपॉन में कितना, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका कितना, सेकंड, ये फर्स्ट और ये क्या, सेकंड। ठीक है, उसी तरह से इसको फिर से हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे इक्वेशन को कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू वी, फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट ऑफ v एट कांस्टेंट t। आप समझना, खेल फिर बिगड़ेगा। अब फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो क्या होगा, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो अब जो हमारे पास इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू v, ठीक है, एट कांस्टेंट क्या, t, तो क्या होगा हमारे पास, डेल p अपॉन में, इधर से हटाया था आप लिख लेना, ठीक है, डेल p अपॉन में कितना आएगा, डेल v
और इनटू क्या टी। अब ये इसकी खेल है। देखो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट टी है, मतलब सिर्फ यहाँ टी है, ये हमारे पास कोई गेम नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर तो कोई बातें नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो कितना आएगा हमारे पास, ये भी स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आर टी और भी के पावर कितना -2। अगेन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहाँ आएगा, आगे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, ये आगे की तरफ आएगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास मिलकर जो इक्वेशन तैयार होगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन को हम जो डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कितना लिखा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से टी कांस्टेंट टी क्या होता है, हट गया। और जब हम इस कांस्टेंट को हटा देते हैं तो कांस्टेंट जैसे ही यहाँ से हटेगा तो हमारे पास इक्वेशन जो निकल कर आता है वह कितना, इक्वेशन जो निकल कर आएगा वो कितना इक्वेशन निकल कर आएगा, वो कितना आएगा, ये होता है, ये जब माइनस सॉल्व करेंगे -r/में कितना भी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व निकल कर आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। तो सेकंड मिल गया और क्या मिल गया, थर्ड मिल गया। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन, तो इससे आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब चलो नीचे लिखो फर्स्ट। अब हम एक काम करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब इसको एक बार, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे। क्या कर रहे थे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे। ठीक है, अब हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो नीचे लिखो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट with respect to t at constant v and एक मिनट, जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू तो डी स्क्वायर में चला जाएगा ना। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर पी अपॉन में क्या, डेल वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन में वी स्क्वायर। हाँ, ये इक्वेशन नंबर आपका आएगा थर्ड। क्या लिखे, फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट भी क्या मिलेगा हमको, पहले इक्वेशन को बेटा यहाँ से था, चूंकि बोर्ड हल्का सा हमारा छोटा है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रखते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन जो फर्स्ट है क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट P, समझिएगा इसको, P तो डेल P। अब इस बार डिफरेंशिएशन कैसा करना है, विथ रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट V। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे ही T के रेस्पेक्ट में करना है ये तो गायब हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टेम्परेचर सिर्फ कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर टी के पास यहाँ लिखोगे आर टी अपॉन में क्या, डेल वी इंटू भी, सॉरी डेल टी इंटू टी और माइनस ए अपॉन में भी स्क्वायर डेल टी। ये तो पूरा कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया, कहानी ये खत्म हो जाएगा। ये आर टी अपॉन भी कितना होगा, टी दो पावर कितना है, 1 है, तो ये आएगा 1, तो आर टी माइनस ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन में क्या, डेल टी डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इनको क्या हो गया भी। क्योंकि भी में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा भी क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है। तो कितना होगा, टी टू द पावर 0 इक्वल टू कितना, 1, या इसको सकते हैं ना डेल पी अपॉन में डेल टी भी, यहाँ कितना आर, और टी टू द पावर 0 अपॉन में भी, जी तो कितना होता है 1, तो डेल पी अपॉन में डेल टी इंटू वी इक्वल टू आर अपॉन में। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 4।
ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे, रीडिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। इस नीचे लिखो अगेन डिफरेंशिएट the equation third with respect to t at constant v। जब उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, डेल स्क्वायर पी अपॉन में डेल टी डेल वी इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ r अपॉन में क्या है, v है, तो अब r अपॉन में v है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक मिनट विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या था, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, इसमें क्या था, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। और यहां पे क्या है, अगेन डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर कौन सा, 4 विथ रेस्पेक्ट टू v, अब v और कांस्टेंट टेम्परेचर T। पहला इक्वेशन हमने कैसे डिफरेंशिएट किया कि रेस्पेक्ट टू t कांस्टेंट v, ध्यान रखेंगे फर्स्ट टाइम में आपने डिफरेंशिएट किया इसको विथ रेस्पेक्ट टू t कांस्टेंट v, इस बार डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू v कांस्टेंट t। इसने भी पहली बार हमने रेस्पेक्ट किया था इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। फर्स्ट शुरुआत में पहले हमने रेस्पेक्ट टू v कांस्टेंट t में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट ऑफ v एट कांस्टेंट t, इसमें हमने सेकंड में रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट t में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इस थर्ड में क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन रेस्पेक्ट टू t कांस्टेंट v, और फोर्थ में क्या करना है हम लोग को, लास्ट स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन किया कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v कांस्टेंट t, तो क्या मिलकर आएगा, डेल स्क्वायर पी कैसे, तो डेल p अपॉन में डेल t ऑलरेडी है, जब इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल p अपॉन में डेल v, और r है डेल v इंटू क्या v, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल स्क्वायर पी अपॉन में डेल टी इंटू डेल वी, और ये कितना हो जाएगा, ये v है, ऊपर जाएगा तो कितना v माइनस वन, फिर आएगा तो -1 v इंटू -1 तो माइनस v स्क्वायर, तो कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, r माइनस r v स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों नीचे आ जाएगा, यहां से आ गया -r v स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। आप बताओ इक्वेशन नंबर 5 जो आया ये है इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 3 गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को देखोगे तो इसके राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है, इसके राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो जब राइट साइड आपस में बराबर है, इसको लिख लिए हो ना, जब आपस में बराबर है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर पी अपॉन में डेल भी डेल टी इजिकल टू माइनस आर अपॉन में भी स्क्वायर इजिकल टू डेल स्क्वायर पी अपॉन में डेल टी डेल भी ये आपस में बराबर है। और क्या यही तो है ना एक्सटर्नल डिफरेंशियल, यही तो कहानी को रिप्रेजेंट करता है, यही तो है एक्सटर्नल डिफरेंशियल। इससे ये क्या होता है, ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आता है ये प्रूफ करता है, ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ से प्रूफ होता है कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सेकंड पोर्शन जो है हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक। अब इसका जो थर्ड पोर्शन है, क्योंकि थर्ड पोर्शन जो है आप कहिए तो हम उसको
प्रूफ कर देते हैं, पर थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, बड़ा होगा तो क्या करना है। अब इसके बाद यहीं पर हम एक रूल पढ़ाते हैं, हम लोग कहते हैं साइक्लिक रूल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। लिखिए साइक्लिक रूल। क्योंकि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल में लिखिए इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन, equation of total change P and V can be used to derive from cyclic rule, derive from cyclic rule, derive from cyclic rule। क्या है साइक्लिक रूल? P इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे, P वेरिएबल फंक्शन f इंटू क्या t। हमने पहले भी इस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? dp डेल p और डेल p अपॉन में हमने एक बार हमने पहले भी पढ़ा चुका है, डेल v विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एक बार एक एक चीज को सबको कांस्टेंट रखेंगे। t क्या लिखेंगे? डेल v और प्लस डेल p अपॉन में डेल v, सॉरी यहाँ पे t विथ रेस्पेक्ट टू v और यहाँ पे क्या, डेल t लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। अगर यहीं पर प्रेशर है, अगर ये वॉल्यूम हो तो क्या लिखते हैं? F, यहाँ पे क्या लिखते हैं? T और P, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डेल V अपॉन में डेल V इज इक्वल टू क्या, डेल, अब V के रेस्पेक्ट में V अपॉन में डेल T, V के रेस्पेक्ट में डेल T, P डेल T प्लस डेल V अपॉन में डेल P। अब यहाँ पे क्या होता है? T और यहाँ पे होता है डेल P। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर मान लो इफ डेल P इज इक्वल टू 0, अगर यहां पे डेल P इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, क्या हो, यदि इसको dv, डिफरेंस से dv से पढ़ते हैं, यदि dp इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये 0 हो गया तो क्या लिखेंगे? डेल P अपॉन में डेल V इंटू टी डी वी प्लस डेल P अपॉन में डेल T V डी टी इज इक्वल टू क्या, 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम डेल P डेल V ध्यान रखेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं कि अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाई डेल V विथ रेस्पेक्ट टू P, तो क्या मिलेगा हम लोग को? अब आप क्या करो कि जैसे ही डेल V विथ रेस्पेक्ट टू P, अब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो डेल P डेल V विथ रेस्पेक्ट टू T, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू T, डेल P डेल T विथ रेस्पेक्ट टू V और डेल T डेल V विथ रेस्पेक्ट टू P इक्वल टू कितना, 0। देखो ये जो dv है, ये dv से क्या करेगा, कट जाएगा। dv से क्या करेगा, यहां से कट जाएगा, तो यहां से इक्वेशन इसकी खत्म हो जाएगा। dt अपॉन dv हम टू p, एक इक्वेशन हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन खेलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई dv अपॉन में dp इंटू टी, ठीक है। अब हम जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपॉन dp इंटू टी, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ क्या करेगा, कट जाएगा। भाई जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपॉन में dp और इंटू टी और ये dp अपॉन में dv, ठीक है, dv अपॉन में dp इंटू टी और dp अपॉन dv इंटू क्या, t प्लस
ये क्या हो गया, डी पी अपॉन में डी टी इंटू भी और डी टी अपॉन में डी भी इंटू पी इंटू मल्टीप्लाई करो डी भी अपॉन में डी पी इंटू क्या टी। हो गया। अब क्या होगा कि यहां से देखोगे तो ये डीबी से डीबी और डीपी से डीपी एक कट गया, तो कितना बच गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, तो कितना हो गया 1 बचेगा। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, दिमाग में बैठा लो। तो क्या निकल कर आएगा 1 प्लस डीपी अपॉन में dt विथ रेस्पेक्ट टू v और dt अपॉन में dv विथ रेस्पेक्ट टू p और dv अपॉन में dp विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये क्या है इधर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से इक्वेशन सेकंड में अब अगर हम dv को 0 कर दें, एक dv इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल एकदम सिमिलर कहानी, तो क्या आ जाएगा डेल भी अपॉन में डेल टी रेस्पेक्ट टू डी टी और प्लस डेल भी अपॉन में डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू टी, डेल पी इज इक्वल टू कितना 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिला, अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देते हैं डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू वाई, डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू क्या भी डिवाइडेड बाई डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू भी। जैसे ही रेस्पेक्ट टू भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन मिलेगा हमको डेल भी अपॉन में डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू पी, डेल टी अपॉन में डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू भी और डेल भी अपॉन डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल पी अपॉन में डेल पी अपॉन में डेल भी विथ रेस्पेक्ट टू टी, मल्टीप्लाई बाई डेल पी अपॉन में डेल भी विथ रेस्पेक्ट टू टी। मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे, डेल भी अपॉन में डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू पी, डेल टी अपॉन में डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू भी, दोनों को उतारो और फिर इसे मल्टीप्लाई करो, डेल पी अपॉन में डेल भी विथ रेस्पेक्ट टू टी और प्लस डेल भी अपॉन में डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू टी और इनटू डेल पी अपॉन में डेल भी विथ रेस्पेक्ट टू टी। यहां से क्या करेगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या है 0। यहां से क्या निकलेगा, डेल भी अपॉन में डेल टी इंटू पी, डेल टी अपॉन में डेल पी वी और डेल पी अपॉन में डेल भी विथ रेस्पेक्ट टू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो तो डेल पी अपॉन डेल टी अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल पी प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा देख के बताओ इक्वेशन 3 और 4, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 3, यही जो होता है आगे चलकर कहा जाता है साइक्लिक रूल। ठीक है, हो गया प्रूफ, ये कहानी हमारे पास है। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, हमें उम्मीद है कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट हुआ होगा समझने में, पर आप बैठ के जब करेंगे ना आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा बड़ा है, हम अगले क्लास में अगले एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।